कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज शुक्रवार है और फरवरी महीने की 27 तारीख। हम अपने से कार्यक्रम में अमूमन महीने और तारीख का जिक्र नहीं किया करते, लेकिन आज किया है तो कुछ तो खास बात होगी। चलिए हम पहेली नहीं बुझाते और आपको बता देते हैं कि फरवरी माह के अंत में प्रत्येक वर्ष हमारी सरकार संसद में बजट पेश करती है और ये हमें और हमारी कृषि को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी करता है। आखिर ये बजट क्या है और इसमें कृषि किस तरह से किसानों के लिए खास होगी, इस सब की जानकारी तो आपको कल मिलेगी, कल यानी 28 फरवरी को। लेकिन हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और भी जानकारी देते हैं और वो जानकारी यानी कृषि समाचारों के जरिए होगी। और आज शुक्रवार है, जैसा कि हमने शुरू में कहा, तो पत्रों का सिलसिला भी आपके लिए जारी रहेगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं, जानकारी लेते हैं समाचारों से और देखते हैं खबरें खेती की। फल व सब्जियों की निजी तौर पर खरीद बेच के लिए कोल्ड स्टोर कारोबारी कर रहे हैं मांग। खाद्यान्न खरीद में निजी कंपनियों की मदद लेगी सरकार। और आम के निर्यात में आई कमी से एपीडा ने उठाए सख्त कदम। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा। अब खबरें विस्तार से। कोल्ड स्टोर का संचालन करने वाले कारोबारियों ने सरकार से बागवानी क्षेत्र में खरीद बेच की अनुमति देने की मांग की है, ताकि पैदावार के बाद फल और सब्जियों के नुकसान को कम किया जा सके और ग्राहकों को यह उत्पाद उचित मूल्य पर मुहैया कराया जा सके। फलों व सब्जियों की पैदावार के बाद होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कोल्ड स्टोर कारोबारियों ने इनकी खरीद बेच की अनुमति मांगी है, ताकि ग्राहकों को उचित मूल्य पर उत्पाद प्राप्त हो तथा इनके रखरखाव पर आने वाले खर्च को बचाया जा सके। अनुमानों के मुताबिक उपज के बाद उचित रखरखाव की कमी के कारण करीब 80,000 करोड़ रुपए के फल व सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। अपर्याप्त भंडारण क्षमता को देखते हुए सरकार उत्तर पूर्व राज्यों में खाद्यान्न खरीद के लिए निजी कंपनियों की मदद लेने की योजना बना रही है। निजी कंपनियों को स्वतंत्र रूप से या फिर राज्य एजेंसियों की ओर से खरीद का काम सौंपा जा सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा सहित कई राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर बने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के ज्यादातर बड़े किसान खाद्यान्न कटाई के बाद घबराहट में बिकवाली करते हैं, जिसका फायदा बिचौलिए उठाते हैं। इन सब बातों पर नजर रखते हुए सरकार उत्तर पूर्व राज्यों में खाद्यान्न की खरीद के लिए निजी कंपनियों की मदद लेने की योजना बना रही है, जिससे किसानों को पूर्ण लाभ मिल सके और खाद्यान्न भी सुरक्षित हो सके। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने आम निर्यातकों को इस बारे में जानकारी देने के लिए कहा है कि वह कितनी मात्रा में आम का निर्यात करेंगे, क्योंकि पिछले 3 महीने के दौरान भारत से जापान को होने वाले आम के निर्यात में कमी आई है। इसीलिए एपीडा ने यह पहल की है। पिछले कुछ महीनों के दौरान भारत से जापान को होने वाले आम के निर्यात में कमी देखते हुए एपीडा ने कुछ खास कदम उठाए हैं। एपीडा ने हर निर्यातक को इस साल 50 से 70 और 2016 और 2017 के लिए 100 टन और 150 टन आम निर्यात का आश्वासन देने के लिए कहा है। निर्यात के दौरान वेपर हीट ट्रीटमेंट के जरिए आम की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। निर्यात प्रमाणन के लिए आम की गुणवत्ता का निरीक्षण जरूरी होता है और इसकी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए जापानी अधिकारी भारत आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार निर्यातकों के लिए 26 फरवरी तक निर्यात होने वाली मात्रा को न्यूनतम गुणवत्ता संबंधी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। इसके बाद ही निर्यात की अनुमति दी जाएगी। जो लोग आम के निर्यात का आश्वासन देंगे, उन्हें सरकार की तरफ से कोटा आवंटित होगा और विशेष प्रमाणन की जरूरत भी नहीं होगी। निर्यात के आश्वासन के बिना निर्यात ऑर्डर आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। पिछले दिनों करनाल में 12वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन संपन्न हुआ। इसकी थीम थी छोटे एवं सीमांत किसान की समृद्धि। सम्मेलन के दौरान ICAR के महानिदेशक ने हमसे इस विषय पर विस्तृत बातचीत की। आइए देखते हैं। अभी 12वां ही कृषि विज्ञान कांग्रेस में ये बात हो रही है। हमारे छोटे जोत कृषक भाइयों बहनों जो है, इसको बोलते हैं स्मॉल होल्डर फार्मर्स, इनके क्या ये लगभग आप जैसा जानते हैं अभी 65 साल बाद जो स्वतंत्रता बाद में उनका देन क्या है, उनका भूमिका क्या है खाद्य उत्पादन में,
और उनका जो नए विचार जो हुई है या दिक्कतें जो हो रही है, ये सभी डिस्कस करने के लिए एक कांग्रेस यहाँ सम्मिलित हुई है। मैं बताना चाहूँगा, भारत में ही नहीं पूरा एशिया में आप कृषकों का डेमोग्राफी देखने से, संख्या भी और क्या उनका होल्डिंग देखने से लगभग 85% फार्मिंग पॉपुलेशन जो है हमारे, वो स्मॉल होल्डर फार्मर्स है। स्मॉल होल्डर फार्मर्स का डेफिनेशन ये भी है, देखिए हमारे यहाँ लार्ज फार्मर्स है, मीडियम फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर्स है, और इसके साथ साथ लैंडलेस लेबरर्स भी है। ये सभी न, उदाहरण के लिए मैं बोलूँगा, जो दक्षिण अमेरिका देश ब्राज़ील में उदाहरण के लिए 250 हेक्टेयर होने से उनको बोलते हैं स्मॉल होल्डर फार्मर्स। ये देखिए कैसा दुनिया में किस तरीक़ा का वर्गीकरण होती है। और यहाँ भारत देश में 2 हेक्टेयर के कम जो भी हमारे जोत है वो सभी स्मॉल होल्डर फार्मर्स है। उनका जैसा मैं बताया 85% स्मॉल होल्डर्स है। छोटे जोत तो छोटे हैं। अभी क्लस्टर फार्मिंग का बात आ रहा है। हम ये ना क्यों करें कि हमारा जोत तो छोटा है, ठीक है, लेकिन आम जब आपस में जो भी है पड़ोसी सब एक साथ इनपुट मैनेजमेंट क्यों साथ में करें, साथ में ना करें। तो इसका मतलब क्या है, हम बीज लाते हैं बाज़ार से, उर्वरक लाते हैं, पेस्टिसाइड लाते हैं, ये सभी लाते हैं, अलग अलग जाके खरीद के लाने के बजाय हम क्यों इकट्ठा होके ये सब लाएं, जिसमें हमको बहुत ही फ़ायदा मिल जाता है। सब्जियों में पोषक तत्व जैसे कि विटामिन, लवण व स्वास्थ्य जैव रसायन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनके कारण इनका खाद्य स्वास्थ्य व पोषण सुरक्षा में विशेष महत्व है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए सब्जियों की हमारे दैनिक भोजन में लगभग 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मात्रा उपलब्ध कराने के लिए उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि अति आवश्यक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने गोभी की नई किस्में विकसित की हैं। कॉलीफ्लावर में भी एक बहुत बढ़िया इस बार जो किया है, ये पहला हाइब्रिड है जो स्नोबॉल ग्रुप में, मिड ग्रुप में किया है। और आपको ये पता होगा कि आज के दिन जो हाइब्रिड कॉलीफ्लावर है करीब करीब इंटरनेशनल मटेरियल है, प्राइवेट कंपनीज़ की हैं, हिंदुस्तानी नहीं था। ये पहला हिंदुस्तानी हाइब्रिड हो गया, जो पुरानी हाइब्रिड जो चल रही है उससे कम से कम दुगना या 2.5 गुना बड़ा ये देगा, फूल देगा। तो ये बहुत बढ़िया वैरायटी है जो हमारी हाइब्रिड निकली है। उसी तरह से गाजर, जिसको हम जानते हैं, गाजर कलर को गाजर की कलर से जानते हैं हम, जो सैफरन कलर का होता है या उस लाल रंग का होता है। ये इस बार हमने ऐसे गाजर निकाला जिसमें कैरोटीन से ज़्यादा दूसरे चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत है खाने पीने के लिए। उसकी गाजर एक जो कुल्फ़ी, देखने में कुल्फ़ी जैसे लगती है, इसलिए नाम उसको कुल्फ़ी दिया है। इस तरह की जो कुछ सब्जियां और भी हम इस बार रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये सभी किसानों को हर वक्त, चाहे वो मिड नवंबर में सोइंग करें या मार्च तक सोइंग करें, तो सबके लिए अभी अवेलेबल है। पिछले दिनों IARI दीक्षांत समारोह में डॉक्टर HS गुप्ता को क्वालिटी प्रोटीन मक्का की किस्म विकसित करने में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा राव बहादुर विश्वनाथ अवार्ड प्राप्त करने के पश्चात हमसे बातचीत के दौरान डॉक्टर गुप्ता ने बताया, डॉक्टर राव बहादुर विश्वनाथ पहले भारतीय निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के थे, जिन्होंने 1935 में जो डायरेक्टर बने, उस समय से 1944 तक थे। और डॉक्टर राव बहादुर विश्वनाथ ने ही इसको पूसा से नई दिल्ली की जगह शिफ्ट किया और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डेवलपमेंट में। तो उनके नाम से ये अवार्ड शुरू किया गया था, जो हमें इस साल दिया गया है। ये अवार्ड उन लोगों को दिया गया था जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। हम और हमारे ग्रुप में हमारे साथ जो हमारे साथी काम करते हैं, मक्के पर हम लोगों ने काम किया है। तो क्वालिटी प्रोटीन मेज में हम लोगों ने ओपेक 2 जीन डालने के बाद जो है प्रोटीन की क्वालिटी और अच्छी हो गई। और उस प्रोटीन की क्वालिटी जो दूध में केजिन की क्वालिटी होती है, ऑलमोस्ट उसके बराबर हो गई। तो उसकी डाइजेस्टिविटी अच्छी हो गई। वो ह्यूमन कंजम्पशन में हो या पोल्ट्री में अगर आप खिलाएं इसको, या पिग्स को खिलाएं, तो उनमें वेट गेन ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी है। कृषि जगत में उत्पादन की बढ़ोतरी और सरल कृषि के लिए
मौसम की जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए किसान भाइयों, हम आपको अपने हर कार्यक्रम में मौसम की जानकारी से अवगत कराते हैं ताकि आप इससे भरपूर लाभ उठा सकें। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में बादल छाए रहेंगे व कुछ भागों में गरज के साथ बारिश होगी। सिक्किम, आसाम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर भागों में आसमान बादलों से ढका रहेगा। बिहार और झारखंड के अधिकतर भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई भागों में हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के सभी भागों में बादल छाए रहेंगे। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। तो ये था कृषि जगत से जुड़ी ताजा जानकारियों का खजाना, यानी खबरें खेती की। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम पढ़ेंगे उन तमाम पत्रों और ईमेल्स को जिन्हें किसान भाइयों ने हम तक पहुंचाया है दूर दूर से। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम, आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल। कहते हैं वक्त के साथ प्राथमिकताएं बदलती हैं और तौर तरीके भी बदलते हैं। ये बात कृषि और कृषि कार्य में भी लागू होती है। हमारे एक किसान हैं अविनाश बाला। इन्होंने पशुपालन से संबंधित गाय की डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं। ये जानकारी जाननी चाहिए पत्र के जरिए। किसान भाई, आपके सवाल के उत्तर के लिए हम आपको सीधे लिए चलेंगे कृषि भवन पशु विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर KML पाठक जी के पास, जो आपके सवाल का जवाब देंगे। तो अविनाश जी, पहली बात तो है कि मैं हमेशा हर कार्यक्रम में अपने किसान भाइयों को कहता हूं कि जो हमारी अपनी देसी नस्ल हैं, हमारी जो देसी गौ वंश की जो नस्ल हैं, जिसमें दुधारुओं में खासकर साहिवाल आती है, थारपारकर आती है, गिर आती है, कांकरेज आती है। आपका मुझे क्षेत्र नहीं पता है कि आप किस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, लेकिन यही 4 गायें हैं। अगर आप इन गायों को रखेंगे और ये जो है, क्योंकि अब ज़माना आ गया है, वैज्ञानिक तरीके से रखिए, देसी गाय रखिए, वैज्ञानिक तरीके से रखिए, अच्छा उनको चारा, राशन वगैरह दीजिए, मिनरल मिक्सचर दीजिए, साथ ही साथ में जो है उनकी बीमारियों का इलाज करते रहिए, तो आपको डेयरी व्यवसाय में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जहाँ से भी आप पत्र भेजते हैं वहाँ का नाम ज़रूर लिखें, यानी जिस स्थान से आप पत्र भेज रहे हैं अपना नाम पूरा लिखें। वो इसलिए ताकि आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से हमारे विशेषज्ञ दे सके और किस क्षेत्र से आप ये पत्र भेज रहे हैं इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दे सके। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये अगला पत्र लिखा है किसान भाई शिवम ने, जो गन्ने की खेती और गन्ने की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। शिवम जी गन्ने की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर SK मल्होत्रा जी, जो कि बागवानी आयुक्त के पद पर इस वक्त कार्यरत हैं। चलिए लेते हैं उनसे ये जानकारी।
मिस्टर शिवम ने जो है ये एक प्रश्न पूछा है कि गन्ने के बारे में जैसे जानकारी चाहिए है, लेकिन इन्होंने अपने जगह का नाम नहीं बताया कि ये किस जगह से संबंध रखते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देना चाहूँ कि ये गन्ने की सफल खेती अपने क्षेत्र में कर पाएंगे, लेकिन पहले इन चीज़ों को सुनिश्चित कर लें कि उनकी यहाँ मिट्टी की जो व्यवस्था है वो कैसी है, और इसको लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त पाई जाती है। और आप अपने क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनसे जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें, लेकिन मोटे तौर पर जो है इसकी 2 तरह की किस्में होती हैं। एक ऐसी किस्म जो अगेती कहलाती हैं, और अगेती किस्में जो है अधिकतर नवंबर के महीने में तैयार हो जाती हैं। इसके बाद बसंतकालीन फसल है, वो अक्सर जो है ये आप देखेंगे जनवरी फरवरी के माह में जो है अधिकतर तैयार होती है। तो आप किस्मों का चुनाव जो है जिस तरह की आप खेती करना चाहें आप कर सकते हैं। इस प्रकार के कुछ जो है अगेती किस्में हैं जिनको BO 120, BO 130, इसी तरह से COP 9301 जो है ये बसंतकालीन किस्में हैं। 9006 जो है ये भी एक बसंतकालीन किस्म है। इनमें जो है आप अपने क्षेत्र के जो है विशेषज्ञ से जो है जानकारी प्राप्त कर लें कि आपके क्षेत्र के लिए कौन सी किस्में अधिक उपयुक्त हैं, उन्हीं किस्मों का चुनाव करें। लेकिन साथ ही आपने ये भी पूछा है कि आप गन्ने के साथ क्या कुछ और भी लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप गन्ने के साथ अन्य बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनका जो है आप अंतराशस्य जो है उसमें इंटरक्रॉपिंग के रूप में उनको आप उनकी खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास शरदकालीन फसल आप गन्ने की करने चाहते हैं तो उसमें आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, जिसमें आलू, मसूर, राजमा, इस तरह की बहुत सारी फसलें हैं, तोरिया, इन सब को जो है उसमें आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये आपकी बसंतकालीन फसल है तो उसी तरह से आपको उसमें मूंग, उड़द, भिंडी और लोबिया, इस तरह की फसलों की जो है अंतरशस्य खेती कर सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि इसमें रुचि है आपकी गन्ने में, तो आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ से पूरी जानकारी लिखें, क्योंकि आपने हमें यहाँ पर क्षेत्र के बारे में नहीं बताया है कि आप किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, इसलिए हम आपके क्षेत्र संबंधित जानकारी जो है मैं नहीं दे पाऊंगा। किसान भाइयों, हम सभी ये जानते हैं कि कृषि हमारे देश की शक्ति है और कृषि किसी भी उद्यम से कम नहीं है। एक हमारे किसान भाई जी हैं प्रेम प्रकाश जी, जो कि डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, उसका व्यवसाय करना चाहते हैं, और साथ ही साथ वो ये एक प्रश्न भी करते हैं कि असली और नकली सीमेंट की पहचान कैसे करें। ये हमारे किसान भाई हैं सीतापुर, उत्तर प्रदेश से। प्रेम प्रकाश जी, आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, और इसके लिए आपको हम लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। तो प्रेम प्रकाश जी, पहली बात तो यह है कि जो असली सीमन आप लेंगे वो अच्छी जो है जो आपके अस्पताल हैं वहाँ से लीजिए। साथ ही साथ आप किसी ऐसे व्यक्ति से सीमन मत लें जो कि नकली ले, क्योंकि इसमें सीमन की असली पहचान जो है माइक्रोस्कोप के अंदर करी जाती है, उसमें देख के करी जाती है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा, अब आपके पास माइक्रोस्कोप की सुविधा तो होगी नहीं, तो मैं तो आपको सलाह यही दूंगा कि असली सीमन के लिए ज़रूरी है कि आप जो है किसी अच्छे इंसेमिनेटर हो, या तो वो क्वालिफाइड इंसेमिनेटर हो, या किसी पशु चिकित्सक की देखरेख में लें। किसान भाइयों, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि कृषि ही जीवन है, कृषि हमारे देश की शक्ति है, हमारे देश का आधार है। और ये सारी चीज़ें हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा कार्यक्रम, कृषि दर्शन कार्यक्रम, देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है, देखा जाता है, और हमें गर्व महसूस होता है कि इस कार्यक्रम को भी बहुत बहुत सराहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका एक सबूत है जो हमें आया है सुदूर उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर से एक पत्र, और यहाँ के किसान हैं राजवंत जी, जो कि टीक की खेती के बारे में जानना चाहते हैं कि टीक की खेती आखिर है क्या, इसे किस प्रकार से किया जाता है। राजवंत जी, आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, और ये जानकारी दे रहे हैं बागवानी के आयुक्त डॉक्टर SK मल्होत्रा जी।
जो कि आप देखेंगे कि इसको अधिकतर जो है एग्रो फॉरेस्ट्री में जो है कृषि वानिकी के क्षेत्र में जो है ये फसल आती है। और टीक की खेती भी आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि टीक को लगाने के लिए जो है हमारे पास जो मिट्टी की जो पीएच है वो जो है 6.5 से लेकर लगभग 7.5 तक होनी चाहिए। और दूसरा उस क्षेत्र में आप, और वैसे तो इसका ये पाया गया है जो इसकी जलवायु जो रिक्वायरमेंट है, जलवायु की रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि इसमें लगभग जो है 800 से लेकर जो है 1200 mm तक की जो रेन है, जिस क्षेत्र में जो है वर्षा होती है वहाँ इसकी खेती की जा सकती है। और इससे कम भी है तो उसके पास सिंचाई की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। और इसको जो है अगर आप देखेंगे कि जो सी लेवल है समुद्र तल से लेकर के 1200 मीटर तक की जो एल्टीट्यूड है वहाँ तक इसकी खेती कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका क्षेत्र भी इसी रेंज में आता है और आप इसकी खेती जो है आसानी से कर सकते हैं। और अपने क्षेत्र का जो बागवानी ना होकर के कृषि वानिकी में कहूँगा, कृषि वानिकी विभाग से जो है संपर्क करें। और इसकी जो स्टम्प्स जो है, इसके तने जो है, वो पौधा जो है सीडलिंग है, वो उसको आप वहाँ से स्वस्थ सीडलिंग लेकर के उसकी रोपाई कर सकते हैं। और उसके लिए 45 गुना 45 सेंटीमीटर के आकार के जो है गड्ढे बनाए जाते हैं और उन गड्ढों में जो है सीडलिंग को या स्टम्प को जो है उसकी रोपाई की जा सकती है। और जो पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 2 गुना 2 मीटर या 3 गुना 3 मीटर या 4 गुना 3 मीटर, मतलब ज़रूरत के हिसाब से किस्म के अनुसार जो है उसको, उसका जो आपकी लगाने की जो प्रणाली है उसको अपना करके टीक का जो कल्टीवेशन आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। और टीक का जो है अंत में जो है बहुत ही अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि इसके टिम्बर वैल्यू भी है और इसके बहुत सारे अन्य गुण हैं। और महंगे वानिकी उत्पाद होने की वजह से किसानों को इसका फ़ायदा बहुत अधिक मिलता है। और अगेती जो अवस्था है उसमें ये अंतर सस्य खेती करके सब्जियां, फूल एवं मसाले, इस तरह की बहुत सारी फसलें हैं जो 2 लाइनों के बीच में उनको लगा करके अतिरिक्त लाभ भी कमा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे तक जो भी पत्र पहुंचते हैं देश के कोने कोने से पहुंचते हैं। अभी पिछला पत्र आया था उत्तर पूर्व यानी मणिपुर से, और अब अगला पत्र आया है विशाखापट्टनम से यानी दक्षिण भारत से। तो विशाखापट्टनम की जागरूक महिला हैं किसान विनीता मालवीय, जो कि ये जानना चाहती है कि किचन गार्डन क्या है। विनीता जी किचन गार्डन में गुलाब और सब्जी की खेती करना चाहती हैं। तो आइए विनीता जी, आपकी समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं और आपको लिए चलते हैं कृषि विशेषज्ञ के पास। विनीता जी ने जो है बहुत रुचि दिखाई है कि वो गुलाब की खेती, फूलों की खेती और सब्जियों की खेती करनी चाहती हैं और किचन गार्डन में भी जो है वो खेती करना चाहते हैं। और उसके विषय में जो है उनको प्रशिक्षण की भी ज़रूरत है, तो प्रशिक्षण के बारे में भी उन्होंने रुचि दिखाई है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी आजकल आप जैसे देख रहे हैं कि सब्जियों की मांग हमारे देश में बढ़ रही है, फूलों की मांग हमारे देश में बढ़ रही है, और इसको जो है महिलाएं भी जो है इसको व्यवसाय के रूप में अपना करके इनकी खेती कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि भारत सरकार ने एक योजना चलाई है जिसको NIUC बोलते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर वेजिटेबल इन अर्बन क्लस्टर्स। और ऐसे बहुत सारे अर्बन और पेरी अर्बन जो अर्ध शहरी क्षेत्र हैं उनमें भी जो है फूलों और उनकी जो है ये सब्जियों की खेती जो है की जा सकती है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास खुला जो है ऊपर छत हमारे पास होती है, बरांडा और ये सब जगह रहती है, तो इसमें वर्टिकल गार्डनिंग का जो है आजकल नया कंसेप्ट आ गया है। और उस वर्टिकल गार्डनिंग वाले कंसेप्ट के माध्यम से जो है उसकी रूफटॉप गार्डनिंग, सब्जियों और फूलों की खेती हम लोग कर सकते हैं। ना केवल वो हमारी हॉबी को पूरा करेगा, अगर हमारे पास कुछ अतिरिक्त क्षेत्र हमारे पास है और उसमें मल्टी टायर सिस्टम में अगर हम लगा करके करते हैं तो शायद हो सकता है कि उसको थोड़ा सा हम व्यावसायिक रूप से भी कर सकते हैं। और जो हमारी भारत सरकार की जो योजना है उसके तहत हमने इनको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस उनके साथ भी जोड़ा है ताकि मंडीकरण की समस्या भी सामने ना आए। और अगर किसी को जो है किसी प्रकार की इनपुट मैनेजमेंट में
और इस प्रकार के जितने भी आदान हैं उनसे संबंधित अगर उनको कोई समस्या है वो भी उनकी समस्या स्वतः ही हल हो जाएगी। जैसे कि आपने ट्रेनिंग में रुचि दिखाई है तो आपका जो निकटतम कृषि विश्वविद्यालय तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में है, वहाँ पर जो उनके कृषि विस्तार विभाग से संपर्क करें और उनको आप पत्र लिखकर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो है ट्रेनिंग प्रशिक्षण कब होने वाला है, उसी तरह से वो आपको आमंत्रित कर लेंगे। किसान भाइयों, आप हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन को YouTube में भी जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको जुड़ना होगा इंटरनेट से। उसके लिए टाइप करिए www.youtube.com/user/कृषिदर्शन और इसके अलावा फेसबुक पे भी आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम की अपडेट पा सकते हैं www.facebook.com/कृषिदर्शन। आप हमारे साथ ट्विटर में भी कृषि दर्शन कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं जनाब। उसके लिए www.twitter.com/कृषिदर्शन और ईमेल करने के लिए तो आपको पता ही होगा हमारा ईमेल आईडी क्या है, नोट करिए krishidarshandd@gmail.com। और किसान भाइयों, ये तो था सारा एड्रेस और अब हम आपको बताते हैं कि कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या है। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे ढेर सारी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।